हेलो स्टूडेंट, इला क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं सारिका वर्मा आज प्रेजेंट कर रही हूँ आपके सामने रिस्पायरेटरी सिस्टम अर्थात श्वसन तंत्र। ठीक है, तो श्वसन तंत्र क्या है आप जानते हैं कि इसके पहले आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, तो वहाँ पे आपने देखा था कि पाचन तंत्र किसे कहते हैं। पाचन की क्रिया में जितने भी अंग भाग लेते हैं उन सभी को मिला करके हम क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। तो उसी प्रकार से हमारा जो श्वसन तंत्र है, श्वसन तंत्र में क्या होता है, श्वसन की क्रिया होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि श्वसन की क्रिया में भाग लेने वाले अंगों को हम क्या कहते हैं, श्वसन तंत्र कहते हैं। ठीक है, श्वसन की क्रिया में भाग लेने वाले सभी अंगों को मिलाकर हम श्वसन तंत्र नाम देते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है कि ऐसे अंग जो श्वसन की क्रिया में भाग लेते हैं उन सभी अंगों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, श्वसन तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो श्वसन तंत्र जो है, श्वसन तंत्र में क्या होता है, श्वसन की क्रिया होती है, रिस्पायरेशन की प्रोसेस होती है। तो इसलिए हम पहले श्वसन तंत्र से पहले क्या जानेंगे, रिस्पायरेशन के बारे में, श्वसन के बारे में कि श्वसन क्या होता है। ठीक है, या हम श्वसन किसे कहते हैं। ठीक है, तो श्वसन जो है सिंपल सा आप एक लाइन केवल याद रखिए, श्वसन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट। यानी कि हम कह सकते हैं ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण। ठीक है, सिंपल सा एक लाइन में आप याद रखिए कि ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण को हम क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। ठीक है, श्वसन एक चीज आप में कंफ्यूजन रहती है, श्वसन और श्वासोच्छ्वास यानी कि रिस्पायरेशन और ब्रीदिंग में। ठीक है, जनरली आप जानते हैं अगर आपसे पूछा जाए कि श्वसन किसे कहते हैं तो जनरली आप यही बताते हैं कि कार्बन यानी कि ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। यही आप ज्यादातर कहते हैं कि ऑक्सीजन को ग्रहण करने और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम श्वसन कहते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये आपका गलत है। अगर आप इस तरीके से श्वसन की परिभाषा देते हैं तो ये श्वसन ना मतलब हो करके, बल्कि ये परिभाषा किसकी होती है, ब्रीदिंग की होती है, श्वासोच्छ्वास की होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि श्वासोच्छ्वास क्या होता है या ब्रीदिंग क्या होता है, तब आप कहेंगे कि कार्बन यानी कि ऑक्सीजन को ग्रहण करने और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं या श्वासोच्छ्वास कहते हैं, या हम कहेंगे कि सांस लेना कहते हैं। ठीक है ना, ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ये प्रक्रिया जो है ये प्रक्रिया कहलाती है सांस लेना, ना कि श्वसन। श्वसन में क्या होता है, श्वसन में होता है ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। जैसा कि इसके पहले आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा तो आपने देखा वहां पे कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो डाइजेस्ट होते हैं किसमें, ग्लूकोज में। कार्बोहाइड्रेट में कौन सा, स्टार्च। आपने देखा कि स्टार्च जो है वो किसमें बदल जाता है, ग्लूकोज में। कोई भी कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे स्टार्च हो, चाहे मंड हो, स्टार्च मंड एक ही होता है, चाहे जो है आपका माल्टोज हो, ठीक है, या लैक्टोज हो, ये सभी जो है, ये जो माल्टोज हैं आपके, स्टार्च हैं, ये सभी आपके किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर इनका क्या होता है, ग्लूकोज का अवशोषण हो जाता है। ये ग्लूकोज हमारे ब्लड में जाते हैं और ब्लड के माध्यम से यानी कि ब्लड से ये फिर कहाँ जाते हैं, हमारे सेल्स में जाते हैं, हमारे कोशिकाओं में जाते हैं। और कोशिकाओं में जाने के बाद जो है इनका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, इनका ऑक्सीकरण होता है और फिर जो है हमें क्या होता है, ऊर्जा प्राप्त होता है। यानी कि हम अगर भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद तुरंत हमको एनर्जी नहीं मिलता। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होते हैं वे कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लूकोज में परिवर्तित होते हैं, ग्लूकोज में डाइजेस्ट होते हैं और वे ग्लूकोज हमारे कोशिका में जाते हैं। कोशिका में जाने के बाद वो टूटते हैं किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में टूटते हैं, फिर हमको ऊर्जा मिलता है। यानी कि जब तक श्वसन की प्रक्रिया नहीं होती है तब तक हमको एनर्जी यानी कि ऊर्जा नहीं मिलता है।
ऊर्जा हमको किस प्रक्रिया के द्वारा मिलता है? श्वसन प्रक्रिया के माध्यम, यानी कि श्वसन प्रक्रिया के द्वारा मिलता है। जब श्वसन की प्रक्रिया होगी तभी हमें ऊर्जा मिलेगा, अगर श्वसन की प्रक्रिया नहीं हो रही है तो हमें ऊर्जा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो रिस्पायरेशन क्या होता है? सिंपल सा हम कहेंगे कि कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। इसमें होता क्या है कि हमारा जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसमें? कार्बोहाइड्रेट और जो कार्बन डाइऑक्साइड और जल में और ऊर्जा में टूटता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूटता है। और जब ग्लूकोज हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूटता है तो उसी समय जो है क्या निकलता है? ऊर्जा निकलता है। ठीक है, तो ये था जो है रिस्पायरेशन की परिभाषा। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज की ऑक्सीकरण की प्रक्रिया या कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। और ये श्वसन की क्रिया जो है ये कहाँ पर होती है? तो श्वसन की क्रिया जो है ये हमारे कोशिका में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। श्वसन की क्रिया कहाँ पर होती है? ये ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, इन माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि ये जो है कहाँ पर होता है? हमारी जो कोशिका है, कोशिका में क्या पाई जाती है? कुछ ऑर्गेनेल्स, जिसमें से एक ऑर्गेनेल्स है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। और इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है क्या होता है? ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। और ग्लूकोज का ऑक्सीकरण जो है ये किसकी उपस्थिति में होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। किसमें टूटता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूटता है। ठीक है, उसके बाद जब ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूटते हैं तो उसी समय क्या होता है? ऊर्जा निकलता है, और यही ऊर्जा हम क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। ठीक है, और जो श्वसन है, रिस्पायरेशन है, ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। आपके एक होता है वायवीय श्वसन और दूसरा है अवायवीय श्वसन। इसी को हम ऑक्सी श्वसन, इसे हम ऑक्सी श्वसन और इसे अनॉक्सी श्वसन भी कहते हैं। ठीक है ना, इसे हम ऑक्सी श्वसन कहते हैं और इसे अनॉक्सी श्वसन भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है, एरोबिक रिस्पायरेशन, वायवीय श्वसन या ऑक्सी श्वसन। वायवीय मतलब ये इसमें वायु की आवश्यकता होती है। वायु का मतलब क्या होगा? ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, अनॉक्सी मतलब ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होगी। वायवीय मतलब वायु की आवश्यकता है, अवायवीय मतलब वायु की आवश्यकता नहीं होती। तो जो श्वसन है, श्वसन 2 प्रकार के होते हैं, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन को हम ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं, अवायवीय श्वसन को हम अनॉक्सी श्वसन भी कहते हैं। और जो वायवीय श्वसन है इसे हम कोशिकीय श्वसन, इसे हम कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। इसे हम जो है क्या कहते हैं? कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। इसे हम कोशिकीय श्वसन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। ठीक है ना, क्योंकि आगे हम लिख लेंगे, क्योंकि यह कोशिका के कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। ठीक है ना, और क्या है कि इसमें वायु, जिसे हम कहेंगे ऑक्सीजन, इसमें वायु या ऑक्सीजन की क्या होती है? आवश्यकता होती है। ठीक है, इसमें वायु या ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। और इसमें जो है क्या होता है? ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इसमें जो है क्या होता है? ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है
जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं तथा साथ ही 673 किलो कैलोरी ऊर्जा की क्या होती है, प्राप्ति होती है। ठीक है, यानी कि जो आपका वायवीय श्वसन है इसे हम आक्सीय श्वसन कहते हैं, इसे हम कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। कोशिकीय श्वसन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो है कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है और इसमें जो है क्या होता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है जिससे CO2 और जल बनते हैं और साथ में ही 673 किलो कैलोरी ऊर्जा की क्या होती है, प्राप्ति होती है। यानी कि यहाँ पे जो रिएक्शन होता है इस प्रकार से C6H12O6 ये क्या है, ग्लूकोज है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है और 673 किलो कैलोरी क्या, एनर्जी। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो है अवायवीय श्वसन यानी कि अनाक्सीय श्वसन। इसमें क्या है कि इसमें जो है ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती और क्या होता है कि इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता। ठीक है, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता जिससे एथिल अल्कोहल या लैक्टिक एसिड या लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है और बहुत कम मात्रा में क्या होता है, ऊर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर इनका जो रिएक्शन होता है वो होता है C6H12O6 ऑक्सीजन नहीं होता यहाँ पे, तो क्या बनता है, एथिल अल्कोहल बनता है। एथिल अल्कोहल या तो लैक्टिक एसिड बनता है और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है प्लस बहुत ही कम मात्रा में एनर्जी यानी कि 21 किलो कैलोरी एनर्जी मिलता है। ठीक है, तो ये है आपका श्वसन के प्रकार, वायवीय और अवायवीय। अवायवीय श्वसन जो है इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती और इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता जिससे एथिल अल्कोहल या लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। लैक्टिक एसिड का निर्माण कहाँ पर होगा, पेशियों में होगा और बहुत ही कम मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होता है। ये आपका रिएक्शन है लैक्टिक एसिड। आपने देखा होगा कभी कभी आपको थकान फील होता है, थकान महसूस होता है, तो वो थकान महसूस होने का कारण जो होता है वो क्या होता है, लैक्टिक एसिड। क्या होता है कि कभी कभी हमारे शरीर में जब ऑक्सीजन की कमी होती है यानी कि वहां पे यही वाला प्रोसेस होता है एनाएरोबिक रिस्पायरेशन प्रोसेस, जिससे हमारे पेशियों में लैक्टिक एसिड का निर्माण हो जाता है और जब हमारे पेशियों में लैक्टिक एसिड का निर्माण हो जाता है तो उस समय हमको क्या फील होता है, टायर्ड, यानी कि उस समय हमको थकान महसूस होता है। ठीक है, तो ये थे आपके रिस्पायरेशन के प्रकार, वायवीय और अवायवीय श्वसन। रिस्पायरेशन हमने बताया क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज यानी कि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं।
और ये कहाँ पर होता है? कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। ठीक है, परिभाषा में इस प्रकार से भी कह सकते हैं जो है श्वसन का, कि श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, जिससे क्या बनते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, या इस तरीके से भी हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। तो आप अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगेगा, जो आपको ज्यादा समझ में आएगा, आप वो परिभाषा लिखिएगा। ठीक है, और ये दो प्रकार के हैं, वायवीय और अवायवीय, या ऑक्सी और अनॉक्सी, या एरोबिक और अनएरोबिक। एरोबिक जो है ये कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी कि कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। और इसमें जो है अवायवीय में ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है, और ऊर्जा जो है कितना अधिक मात्रा में यहाँ पे क्या होता है कि एथिल अल्कोहल या लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है, और कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, और बहुत ही कम मात्रा में क्या बनते हैं? ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, ये था आपका रिस्पायरेशन के प्रकार। अब हम देखेंगे श्वसन तंत्र। ठीक है, श्वसन तंत्र के कौन कौन से अंग होते हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी, फिर हम मिटाते हैं, आगे चलते हैं। चलिए हम देखते हैं कि श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं। Organs of respiratory system, organs of respiratory system, यानी कि जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है हमारा, इसमें कौन कौन से अंग भाग लेते हैं? श्वसन तंत्र में भाग लेने वाले अंग तो देखिए कौन कौन से हैं। सबसे पहला तो है आपका नोज। ठीक है, जिसे हम नॉस्ट्रिल भी कहते हैं। नॉस्ट्रिल, हिंदी में इसे हम नासा द्वार कहते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है फायरिंग्स, जिसे हम हिंदी में ग्रसनी कहते हैं। ठीक है ना। तीसरा जो है वो है हमारा एपिग्लॉटिस, जिसे हम घाटी ढापन कहते हैं। उसके बाद हमारा आएगा विंड पाइप। ठीक है ना, विंड पाइप जिसे हम क्या कहते हैं, वायुनाल। उसके बाद हमारा पांचवा है वो है लंग्स, यानी कि फेफड़ा। ये कितने होते हैं, 1 पेयर। यानी कि 2 होते हैं। ठीक है, फेफड़े कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो ये जो है हमारे श्वसन अंग में, श्वसन तंत्र में भाग लेने वाले अंग हैं। पहला है नोज, जिसे हम नॉस्ट्रिल भी कहते हैं, हिंदी में इसे हम नासाद्वार कहते हैं या नाक कहते हैं। दूसरा है फेरिंग्स, जिसे हम ग्रसनी कहते हैं। तीसरा है एपिग्लॉटिस, जिसे हम घाटी ढापन कहते हैं। और चौथा है विंड पाइप, जिसे हम वायुनाल कहते हैं। और पांचवा है लंग्स, यानी कि फेफड़े, जिसे हम कहते हैं फेफड़े जो है ये कितने होते हैं, 1 पेयर होते हैं, यानी कि 1 जोड़े होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। फेफड़ों की संख्या 2 होती है। अब हम एक एक करके यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे नोज, यानी कि नासा द्वार। ठीक है, इसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो नासा द्वार, ठीक है, या नोज। नोज जो है
नॉस्ट्रिल जो है, या हम सीधे इसको नोज ही कहेंगे, नॉस्ट्रिल अभी हम बाद में बताते हैं, क्योंकि नॉस्ट्रिल जो है सेंस इसका दूसरा हो जाएगा नाक। ठीक है, तो ये जो नाक है यानी कि नोज है, ये तो आपको दिख ही रहा होगा कि नोज जो है ये कहाँ पर होता है और कैसा होता है। ठीक है, तो नोज जो है आपने देखा है, आप देखते हैं, देखा नहीं आप डेली देखते हैं कि नोज जो होते हैं, नोज में दो क्या पाए जाते हैं, पोर पाए जाते हैं, दो छिद्र पाए जाते हैं, और उसी छिद्र को हम कहते हैं नासा द्वार या नॉस्ट्रिल। ठीक है, तो आप लिख लेंगे कि नोज में दो पोर या छिद्र पाए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, नॉस्ट्रिल या नासा द्वार कहते हैं। ठीक है, नोज में दो पोर पाए जाते हैं जिसे हम नॉस्ट्रिल कहते हैं या नासा द्वार कहते हैं। ठीक है, इनके द्वारा यानी कि नासा द्वार या नॉस्ट्रिल का काम क्या होता है, इनके द्वारा हम क्या करते हैं, वायु को अंदर ग्रहण करते हैं और बाहर निकालते हैं। यानी कि जो नासा द्वार है इसके द्वारा क्या होता है कि वायु जो है अंदर प्रवेश करती है और फिर बाहर निकलती है, CO2। ठीक है, तो आप आगे लिख लेंगे, इसके द्वारा एयर, जिसे हम कहेंगे ऑक्सीजन, इंटर करती है और CO2 बाहर निकलती है। ठीक है ना, नासा द्वार जो है इसके द्वारा वायु जो है यानी कि ऑक्सीजन ये इंटर करती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है, जो हमारा नोज है, नोज में अंदर जाएंगे आप, तो नोज में क्या है, क्या पाए जाते हैं, नोज हेयर पाए जाते हैं। ठीक है ना, आप लिख लेंगे नोज नोजल हेयर पाए जाते हैं, यानी कि नोज में जो है छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं, छोटे छोटे हेयर पाए जाते हैं, जिसे हम नोजल हेयर कहते हैं। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कि जब हम एयर को यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो उस समय क्या होता है कि एयर हमारे नासा द्वार के द्वारा अंदर प्रवेश करता है। तो हम जानते हैं कि जो वायुमंडल है, वायुमंडल में क्या है कि ढेर सारे धूल के कण यानी कि धूल मिट्टी के कण या जो है तमाम प्रकार के बैक्टीरिया वायरस भी हो सकते हैं वायुमंडल में, ये क्या है, टहलते रहते हैं। तो हमारे ये जो हेयर होता है, नोजल हेयर जो होते हैं, ये क्या करते हैं कि जो धूल मिट्टी के कण होते हैं उनको अंदर आने से रोकते हैं। ये जो है धूल मिट्टी के कणों को अंदर जाने से रोकते हैं। ठीक है ना, जो नोजल हेयर होते हैं ये धूल मिट्टी के कणों को अंदर जाने से रोकते हैं। और क्या होता है, इसी में नोज में जो है एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, नोज में एक झिल्ली मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसे म्यूकस मेम्ब्रेन यानी कि श्लेष्मा झिल्ली कहते हैं। ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन यानी कि श्लेष्मा झिल्ली कहते हैं। ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन, जिससे क्या होता है, म्यूकस यानी कि श्लेष्मा का सिक्रीशन होता है
श्लेष्मा जो है वायु के साथ प्रवेश किए हुए बैक्टीरिया को नष्ट करने का कार्य करता है। ठीक है ना। तो ये था नोज के बारे में। नोज में क्या पाए जाते हैं? दो पोर पाए जाते हैं, दो छिद्र पाए जाते हैं, जिसे हम नॉस्ट्रिल या नासाद्वार कहते हैं। ठीक है। फिर नोज के अंदर नोजल हेयर पाए जाते हैं, जिनका काम क्या होता है? जो धूल या मिट्टी के कणों को अंदर जाने से रोकते हैं। फिर जो है नोज में ही एक म्यूकस मेम्ब्रेन, एक झिल्ली पाई जाती है, जिसे हम म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? श्लेष्मा का सिक्रीशन यानी कि म्यूकस का सिक्रीशन करना। और ये म्यूकस जो है ये क्या करता है कि वायु के साथ प्रवेश किए हुए जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया को क्या करता है? नष्ट करता है। ठीक है। इसके बाद जो है दूसरा है आपका फेरिंग्स। तो फेरिंग्स भी हम यहीं पर बता देते हैं। आपका दूसरा फेरिंग्स जो है ये क्या है? फेरिंग्स जिसे हम क्या कहते हैं? ग्रसनी। तो ग्रसनी क्या होता है? हम जानते हैं कि हमारे माउथ में, यानी कि हम देख रहे हैं कि ये नीचे क्या है? माउथ है और उसके ऊपर नोज है, यानी कि एक नली जो है हमारे यहाँ अंदर गई हुई है। एक जो है एक नली गई है माउथ से वो निकल करके, और एक जो है नोज से। ठीक है। यानी कि जो है दोनों नली जो आपका जहां पर जो है नोज और माउथ के नली मिलते हैं, उसी जगह को हम क्या कह देते हैं? फेरिंग्स या ग्रसनी कह देते हैं। तो हम एक लाइन में इसको लिख लेंगे, जहां पर नोज और माउथ दोनों के नली मिलते हैं, उस जगह को क्या कहते हैं? फेरिंग्स या ग्रसनी कहते हैं। जैसे हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये जो है एक नली यहाँ से गई हुई है माउथ के, और एक नली जो है यहाँ से आई हुई है किसकी? नोज की। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है यानी कि इस तरीके से ऐसे ही अंदर की तरफ जाता है। ठीक है। फिर यहाँ ये दो होते हैं। ठीक है। इस तरीके से जो गले में, तो यहाँ पे ये वाला स्थान जो है, ये वाला स्थान, इसी को हम क्या कहते हैं? फेरिंग्स कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? फेरिंग्स कहते हैं। ठीक है। तो ये था फेरिंग्स के बारे में। उसके बाद हम देखते हैं एपिग्लॉटिस। ये एपिग्लॉटिस जो है ये कहाँ पाई जाती है? ये हमारे गले में पाई जाती है। तो इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद फिर हम चलते हैं अगले टॉपिक पर। तो तीसरा हमारा है एपिग्लॉटिस, जिसको हम घाटी ढापन कहते हैं। घाटी ढापन ये कहाँ पर पाई जाती है? ये हमारे गले में पाई जाती है। ठीक है ना। ये कहाँ पर पाई जाती है? गले में। ये गली में पाई जाती, गले में पाई जाती है, गली में नहीं। ठीक है। और ये एपिग्लॉटिस जो है यानी कि घाटी ढापन जो है, ये क्या है? एक प्रकार की मांसपेशीय झिल्ली होती है। ठीक है ना। एपिग्लॉटिस एक प्रकार की मांसपेशीय
झिल्ली होती है। ये जो है एक प्रकार की मांसपेशीय झिल्ली होती है। जो भोजन ग्रहण करते समय वायुनाल यानी कि विंड पाइप को ढक लेती है। ठीक है ना, इस प्रकार से। जैसे आप जानते हैं कि ऐसी इस प्रकार से दो नली होती है। ये जो है क्या है, दो नली है। ठीक है, ये जो है ये वाली नली क्या है, ये है फूड पाइप, और ये वाली है विंड पाइप। ठीक है, ये नली जो है ये जा करके कहाँ खुलती है, ओपन, यानी कि हम लिख लेंगे ओपन इन लंग्स, और ये वाली नली जो है ये कहाँ पे खुलती है, ओपन इन स्टमक। ठीक है, ये दो नली होती है। इसमें जो है, इसमें से क्या आता है, फूड आता है, और इसमें से क्या आता है, एयर। ठीक है, ये विंड पाइप जो है ये लंग्स में जाकर के खुलती है, और जो फूड पाइप है ये ओपन होती है कहाँ पे, स्टमक में। तो ये जो दोनों नली होती है, इसी नली के ऊपर यहाँ पर जो है क्या पाई जाती है, एक मांसपेशीय झिल्ली पाई जाती है। इस तरीके की यहाँ पे एक मांसपेशीय झिल्ली पाई जाती है। इसी झिल्ली को हम क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस कहते हैं। इसी झिल्ली को हम क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस कहते हैं, घाटी ढापन कहते हैं। जब हम क्या करते हैं, जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो यहाँ से ये झिल्ली जो है ये यानी कि इस तरफ खिसक जाती है। जब यहाँ पे प्रेशर पड़ता है तो ये झिल्ली जो है इस तरफ ऐसे खिसक जाती है, यानी कि इस वाले रास्ते को खोल देती है और इसको ढके रहती है। ठीक है ना, तो इसी को हम कहते हैं एपिग्लॉटिस, यानी कि घाटी ढापन। ये गले में पाई जाती है, और एपिग्लॉटिस जो एक प्रकार की मांसपेशीय झिल्ली होती है जो भोजन ग्रहण करते समय वायुनाल यानी कि विंड पाइप को क्या कर लेती है, ढक लेती है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं दूसरा, चौथा जो है आपका विंड पाइप यानी कि वायुनाल। चौथा है आपका विंड पाइप यानी कि वायुनाल। ठीक है ना, तो ये वायुनाल जो है इसका काम क्या होता है, इसका कार्य होता है वायु यानी कि एयर को नोज से कहां तक, लंग्स, नोज से लंग्स तक पहुंचाना। विंड पाइप का काम क्या होता है, ये जो एयर होते हैं, जो वायु होते हैं, इसको क्या करता है, नोज से कहां तक, लंग्स तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है ना, और ये जो वायुनाल है, इसी वायुनाल में स्वर यंत्र यानी कि साउंड बॉक्स पाए जाते हैं या जाता, लिखिए, पाया जाता है, साउंड बॉक्स पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, लैरिंग्स, जिसे लैरिंग्स कहते हैं, जिसे लैरिंग्स। ठीक है ना, जो वायुनाल है, इसी वायुनाल में क्या पाया जाता है, स्वर यंत्र यानी कि साउंड बॉक्स पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लैरिंग्स कहते हैं। और इसके अंदर जो है, जो लैरिंग्स है, इसी लैरिंग्स के अंदर वोकल कॉर्ड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, लैरिंग्स के अंदर जो है वोकल कॉर्ड पाए जाते हैं। ये जो है यानी कि वोकल कॉर्ड को हम स्वर रज्जुएं कहते हैं, हिंदी भी लिख लें, स्वर रज्जुएं।
पाई जाती हैं जो पतली पतली मांसपेशियों की बनी होती है। ठीक है ना। वायुनाल जो है इसका कार्य क्या होता है, वायु को नोज से लंग्स तक पहुंचाना। फिर जो है वायुनाल जो है इसी में क्या पाए जाते हैं, स्वर यंत्र यानी कि साउंड बॉक्स पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लैरिंग्स कहते हैं। और लैरिंग्स के अंदर क्या पाया जाता है, वोकल कॉर्ड यानी कि स्वर रज्जुएं पाई जाती हैं, जो पतली पतली मांसपेशियों की बनी होती हैं, या जो है हम कह सकते हैं पतली पतली झिल्लियों जैसी होती हैं। ठीक है ना। इसके बाद जो है फिगर बना देते हैं, हम इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, यहीं पे बना देते हैं। देखिए ये जो है क्या है, विंड पाइप है। ये है विंड पाइप। ठीक है, इसी में जो है क्या पाए जाते हैं, साउंड बॉक्स इस तरीके से। ठीक है ना, साउंड बॉक्स। यहाँ पे ये क्या है हमारा, ये है लैरिंग्स, जिसे हम साउंड बॉक्स कहते हैं। और इसी साउंड बॉक्स के ऊपर जो है यहाँ पर एक संरचना ऐसे पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं ग्लॉटिस। ठीक है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लॉटिस कहते हैं। ठीक है, फिर जो है इसी ये जो लैरिंग्स है, इसी लैरिंग्स के चारों तरफ जो है क्या पाया जाता है, जो है एक हम कह सकते हैं कि मांसपेशियों की बनी हुई क्या पाई जाती है, यानी कि इस प्रकार से जो लैरिंग्स है, इसी लैरिंग्स के चारों तरफ जो है क्या पाई जाती है, मांसपेशियों, या हम कह सकते हैं कि कार्टिलेज पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं एडम्स एप्पल। ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं एडम्स एप्पल, एडम्स एप्पल। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है कि लैरिंग्स के अंदर, ये जो हमारा लैरिंग्स है, इसी लैरिंग्स के अंदर क्या पाए जाते हैं, स्वर रज्जुएं पाई जाती हैं, वोकल कॉर्ड पाई जाती हैं। और इन्हीं वोकल कॉर्ड के कारण, जो वोकल कॉर्ड होती हैं, ये पतली पतली मांसपेशियों की बनी होती हैं। ठीक है ना, यानी कि ये पतली पतली जो है झिल्लियों जैसी होती हैं, या पतली पतली मांसपेशियों की बनी होती हैं। तो इसमें क्या होता है, कंपन होता है, यानी कि जब एयर जो है अंदर बाहर जाता है तो उसमें क्या होता है, कंपन होता है। ठीक है ना, जब इसमें एयर प्रवेश करता है, इस लैरिंग्स में, साउंड बॉक्स में जब एयर प्रवेश करता है, तो इसमें क्या उत्पन्न होता है, कंपन उत्पन्न होता है। और उसी से जो है स्वर उत्पन्न होता है। कंपन जब जो होता है, उसी से जो है क्या होता है, स्वर उत्पन्न होता है। उसी कंपन के कारण जो है स्वर उत्पन्न होता है। ठीक है, इसीलिए इसे हम साउंड बॉक्स कहते हैं या स्वर यंत्र कहते हैं। ठीक है, यानी कि स्वर उत्पन्न करने वाला यंत्र, आवाज या साउंड उत्पन्न करने वाला यंत्र। और यही जो साउंड बॉक्स है, यानी कि जो लैरिंग्स है, लैरिंग्स के ऊपर क्या पाई जाती है, ग्लॉटिस पाई जाती है। लिख लेंगे आप, लैरिंग्स के ऊपर ग्लॉटिस पाई जाती है। ठीक है ना, जो वायु को बाहर करने का कार्य करती है। एपिग्लॉटिस पाई जाती है। और ये एपिग्लॉटिस जो है ये क्या करती है, ये वायु को जो है बाहर करने का कार्य करती है। ठीक है, और लैरिंग्स जो है, लैरिंग्स के चारों तरफ क्या पाई जाती है, कार्टिलेज पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, एडम्स एप्पल कहते हैं।
लैरिंग्स के चारों तरफ कार्टिलेज मसल पाई जाती है, जिसे एडम्स एप्पल कहते हैं। ठीक है ना। इसी और ये एडम्स एप्पल जो है ये केवल मेल में पाई जाती है, फीमेल में नहीं। ये केवल मेल में पाई जाती है, फीमेल में नहीं पाई जाती। ठीक है ना। फिर एक बार देख लीजिए, विंड पाइप जो है, लैरिंग्स जो है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है वायु को यानी कि एयर को क्या करना, नोज से लंग्स तक पहुंचाना। ठीक है। और ये जो विंड पाइप है, विंड पाइप में जो है क्या पाया जाता है? स्वर यंत्र यानी कि साउंड बॉक्स पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? लैरिंग्स कहते हैं। और इस लैरिंग्स के अंदर जो है क्या पाए जाते हैं? वोकल कार्ड यानी कि स्वर रज्जुएं पाई जाती हैं, जो पतली पतली मांसपेशियों की बनी होती हैं, यानी कि ये झिल्ली जैसी पतली पतली झिल्ली जैसी संरचना होती है और ये मांसपेशियों की बनी होती हैं। ठीक है। और ये जो है ये मांसपेशियों की बनी होती हैं और ये क्या करती हैं कि जब जो है वायु लैरिंग्स में इंटर करता है तो यही जो वोकल कार्ड है, जो स्वर रज्जुएं हैं, इनमें क्या होता है? कंपन होता है। इसको हमने छोड़ दिया, नहीं लिखा, आप सुन लीजिए, लिख लीजिएगा कि जो लैरिंग्स होते हैं, लैरिंग्स के अंदर जब एयर प्रवेश करता है तो लैरिंग्स में उपस्थित वोकल कार्ड या स्वर रज्जुएं जो हैं, इनमें क्या होता है? कंपन होता है और इन्हीं कंपन के कारण क्या होता है? स्वर उत्पन्न होता है, यानी कि साउंड उत्पन्न होता है। ठीक है। उसके बाद लैरिंग्स के ऊपर जो है क्या पाई जाती है? ग्लॉटिस पाई जाती है। ये ग्लॉटिस जो है ये क्या करती है? ये वायु को बाहर करने का कार्य करती है। ठीक है। यानी कि वायु को अंदर बाहर करने का काम करती है। और वायु के चारों तरफ क्या पाई जाती है? कार्टिलेज मसल पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? एडम्स एप्पल कहते हैं। और ये एडम्स एप्पल जो है ये केवल जो है मेल में पाया जाता है, फीमेल में नहीं पाया जाता। ठीक है। अब उसके बाद एक बच रहा है आपका लंग्स। तो लंग्स जो है आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, स्ट्रक्चर जो है पढ़ना है, उसका विद स्ट्रक्चर पढ़ना है, इसलिए वो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे लंग्स के बारे में। ठीक है। तो 4 ऑर्गेनेल्स हमने यहाँ बताया रिस्पायरेटरी सिस्टम का। पहला हमने नोज बताया, दूसरा हमने फेरिंग्स बताया, तीसरा हमने एपिग्लॉटिस बताया, चौथा जो है आपका है विंड पाइप और वायु नाल। ठीक है। इसके बाद 5वां आपका लंग्स है, वो बचा हुआ है, उसको हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? उम्मीद है आपको सब समझ में आ गया होगा। ठीक है। कि रिस्पायरेशन क्या होता है, किसे हम कहते हैं रिस्पायरेशन और किसे हम ब्रीदिंग कहते हैं। ठीक है ना। रिस्पायरेशन के प्रकार कौन कौन से होते हैं? एरोबिक रिस्पायरेशन और एनाएरोबिक रिस्पायरेशन किसे कहते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है रिस्पायरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन, कौन कौन से अंग भाग लेते हैं। ठीक है। उनमें से हमने 4 अंग के बारे में यहाँ बता दिया। ठीक है। तो बहुत ही आसान है, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट करिएगा अपने नोटबुक पर, पढ़िएगा, इसको अच्छे से समझ में आएगा। एक बार 2 बार जब और आप इसको पढ़ लेंगे तो एकदम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।